Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन की हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट आपको याद रखना है, सेल्फ मीन्स अपने आप से और म्यूचुअल मीन्स दूसरे का इफेक्ट आना। इन्हीं दो बातों के ऊपर आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन से। ठीक है स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले आपको इस म्यूचुअल वर्ड का पता होना चाहिए। म्यूचुअल मीन्स होता है एक दूसरे का इफेक्ट, एक चीज का इफेक्ट दूसरे पे आए, उसको म्यूचुअल हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है ना। इंडक्शन हो गया इफेक्ट, प्रभाव, तो जो दूसरे के इफेक्ट से कोई चीज जनरेट होगी उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो अब देखिएगा, मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने आपसे कहा हमारे पास ये एक कॉइल है और ये एक दूसरी कॉइल है। अब मैं आपसे कहता हूं या तो इस कॉइल के अंदर करंट चेंज करे तो यहाँ फ्लक्स, या इसमें फ्लक्स चेंज करे तो इसमें करंट बने। तो ये कहता है एक कॉइल के अंदर अगर हम लोग फ्लक्स बदलेंगे तो दूसरी जो कॉइल है उसके अंदर करंट जनरेट होगा। तो आपको याद रखना है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आपको याद रखना है हमारे पास जो फ्लक्स जो होगा ना, या करंट हमारे पास जो इंड्यूस्ड होगा, वो हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास the current induced in a coil is proportional to the flux, change in flux हम लोग बोल सकते हैं, फ्लक्स हम लोग बोल सकते हैं। याद रखना है कि किसी भी कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो हमारे पास किस पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। या कुछ किताबें यूं कह देती हैं फ्लक्स में जो चेंज होगा वो करंट प्रोड्यूस करेगा। जो फ्लक्स में हम लोग बदलाव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास करंट प्रोड्यूस्ड होगा। ये बात आपको याद रखनी है। बेसिक मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने लिख दी। इसके अंदर मैं कोई बदलाव करूंगा तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर जाएगा, जिसको हमने म्यूचुअल इंडक्शन नाम दिया है कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर जाने से किसी चीज का जनरेशन हो, कोई चीज बने, प्रोड्यूस्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमने सबसे पहले लिखा ये। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कांस्टेंट को हटा के मैंने यहाँ पे लिखा म्यूचुअल है, तो मैंने लिख दिया एम आई। जब मैंने आपसे ये कहा कि एम मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट, ये हमने नाम दे दिया किसको, एम को नाम दे दिया। अब यहां से स्टूडेंट मैं इसको डिफाइन करूंगा। अगर हमारे पास इफ आई इज इक्वल टू 1, अगर इस पास वाली कॉइल के अंदर अगर करंट यूनिटी हो जाए तो आपको याद रखना है देन फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारे पास एक डेफिनेशन बनेगी, वो ये रहेगी कि द म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ चेंज इन करंट इफ चेंज इन फ्लक्स। जो हमारे पास फ्लक्स होगा इसके बराबर रहेगा, लेकिन हमारे पास जो चेंज होगा ना वो हम लोग करंट के चेंज की बात करेंगे। इफ चेंज इन करंट, ये हम लोग सिंपल भी कह सकते हैं। अगर आपको चेंज ना लिखना चाहे ना, तो जैसे मैंने यहाँ तो मैंने फ्लक्स चेंज किया तो या तो करंट हमारे पास प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कोई जरूरी नहीं मैं करंट में चेंज लिखूं, तो मैं इसको ये थोड़ा सा डेफिनेशन में इसको बदल के इस तरीके से लिख सकता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, इफ current in the neighboring coil must be unity। मतलब जो पास वाली कॉइल है उसके अंदर अगर करंट हमारे पास यूनिटी होगा ना, इन दैट केस म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होगा, फ्लक्स के इक्वल हमारे पास हो जाएगा। एक डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, मैं यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इसको कर देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, विद टाइम के साथ मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिएगा क्या होगा, मैंने लिखा d∅dt, या लिखा d/dt, और यहां मैंने लिखा mi। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, देखिएगा आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स में चेंज हुआ टाइम के साथ। अब म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास चेंज क्या होगा, करंट में चेंज होगा जो पास वाली कॉइल है।
अब यहीं से मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा। अब मैं इसको यूं लिख दूं, यहां से मैं आपसे कहता हूं कि इफ, यहां से इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल शुड बी यूनिटी, इफ di by dt शुड बी 1, देन म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, यहां से एक स्टेप और भी मैं लिख सकता हूं। अब डी फाई बाई डी टी में मैं डी फाई बाई डी टी के बराबर दिखा सकता हूं, लेकिन अगर आपको लेंज लो याद हो तो मैं इसको माइनस ई भी लिख सकता हूं, माइनस ई। माइनस ई मीन्स अगर आपको याद हो अपोजिट इंड्यूस डीएमएफ बनाता है लेंज लो के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको डी फाई बाई डी टी के हिसाब से डिफाइन कर सकता था, लेकिन मैं इसको ईएमएफ के हिसाब से डिफाइन करूंगा। मैंने इक्वल में लिखा माइनस ई, तो चाहे तो मैं डी आई बाई डी टी को अगर 1 दिखाऊंगा तो मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, जो एम है ना दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ई। तो आपको याद रखना है हमारे पास कि म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू द अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसके बराबर होएगा, इज इक्वल टू द अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इफ रेट ऑफ change of current in the neighboring coil, in the neighboring coil should be unity या must be unity। कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारे पास रहेगा ना करंट इन द नेबरिंग कॉइल शुड बी यूनिटी। तो स्टूडेंट आपको ध्यान से सुनना है, एक कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस्ड होगा, वही मैंने लिखा है। इसको हटा के मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट है। अगर आई हमारे पास नेबरिंग कॉइल में यूनिटी हो गया तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, वही मैंने लिखा है कि म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल मस्ट बी यूनिटी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया डी फाई बाई डी टी। अब देखिएगा डिफरेंशिएट करूंगा, एम कांस्टेंट है, मैंने आउटसाइड लिखा डी आई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इज इक्वल टू माइनस सी अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डी आई बाई डी टी 1 हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, एम मस्ट बी इक्वल टू माइनस सी। तो ये हमारे पास क्या कहता है कि म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू द अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल मस्ट बी शुड बी यूनिट। ये हमारा था म्यूचुअल इंडक्शन। आइए अब सेल्फ इंडक्शन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सुन देखिएगा, सेल्फ इंडक्शन की जब मैं बात करता हूं तो दोनों में कोई खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। अगर मैं बात करूंगा सेल्फ इंडक्शन की तो दोनों में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ध्यान से आपको सुनना है, मैं बात करता हूं सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है स्टूडेंट, सेल्फ का मतलब हो गया अपने आप से, और इंडक्शन मीन्स इफेक्ट, अपना इफेक्ट खुद पे आए या अपने इफेक्ट से कोई चीज जनरेट हो, प्रोड्यूस्ड हो। तो सेल्फ मीन्स अपने आप से, इंड्यूस मीन्स इफेक्ट, अपना इफेक्ट खुद पे आए तब कोई नई चीज जनरेट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो जैसे हमने कहा कि किसी कॉइल के अंदर से अगर हम लोग करंट इंड्यूस करेंगे तो उसका फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। तो हमने यहां से क्या लिखा, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेम लाइन हम लोग लिखेंगे, हम ये भी लिख सकते हैं करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स, हम लोग बोल सकते हैं दैट कॉइल, या इटसेल्फ हम लोग कह सकते हैं। या फ्लक्स जो चेंज होगा वो क्या करेगा, वो हमारे पास करंट इंड्यूस करेगा। आपको याद रखना है, तो डेफिनेशन में सेम लिखूंगा यहां से। अब इसको हटा के देखिएगा, हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन, तो मैं इसको लगा दूंगा एल। इस एल का नाम क्या है, एल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, हम लोग इसको बोलते हैं, याद रखना अपने लिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, अगर इस स्टेप की मैं बात करूं, हमने आपसे कहा इफ आई मस्ट बी 1, अगर आई 1 हो जाता है तो सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के, इटसेल्फ, खुद की बात हो रही है ये। अब देखिएगा डिफाइन कैसे करना है, तो आपको याद रखना है कि सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, इज इक्वल टू द magnetic flux if current in that wire, if current in that coil should be unity। उसी कॉइल के अंदर करंट यूनिटी होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, नई डेफिनेशन होगी।
अब मैं इस इक्वेशन की अगर बात करता हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा। तो देखिएगा मैंने लिखा डी फाई बाई डी टी, ये डी बाई डी टी मैंने लिखा एल आई, ये हो गया। अब जानते हैं डी फाई बाई डी टी, एल हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, आउटसाइड आएगी, डी आई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। आप जानते हैं लेंज लॉ ने कहा था कि डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस ई इसकी जगह एल डी आई बाई डी टी, याद रखना है। अब उधर से देखिएगा मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा। अगर मैंने आपसे कहा यहां सिंपल सी बात कि इफ डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू यूनिटी, ये अगर यूनिटी हो जाए इन दैट केस एल मस्ट बी इक्वल टू, देन एल मस्ट बी इक्वल टू माइनस ई। इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो गया। इट मींस कि सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, इसको एल हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू द, किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। मैंने लिखा सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू द अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट कॉइल, if rate of change of current in itself should be unity, अगर खुद ही के अंदर जो करंट का जो चेंज रहेगा हमारे पास यूनिटी रहेगा। बस देखिए दोनों में फर्क है, म्यूचुअल में हमको एम लगता है, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट में एल लगेगा, ठीक है ना, म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन में फर्क हो जाएगा। म्यूचुअल के अंदर एक का इफेक्ट दूसरे पे जाएगा, सेल्फ के अंदर क्या होता है, खुद का इफेक्ट खुद के ऊपर आ गया, दोनों में फर्क होता है। आज का हमारा बेसिक एक टॉपिक था जो आपको रटना नहीं है, आपको अपनी खुद की भाषा में इसको समझना है, अपनी लैंग्वेज में आप इसको कैसे भी लिखिए, आप इसको इजीली डिफाइन कर देंगे। अगर आप इसको रटेंगे तो आप उलझ जाएंगे किसी न किसी डेफिनेशन में, तो आपको अपने तरीके से टॉपिक को समझना है। आगे हम लोग और अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।